पटाखा उसकी आंख में लगा। उसका जो आंख का लेंस था वो लेंस उसका हिल गया था पूरा अपनी जगह से। उसको ग्लोकोमा हो गया साथ के साथ। स्पेक्स हर बच्चे के लगे हुए। सो व्हाट हैज सो फार चेंज्ड अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन टाइम? सनलाइट एक्सपोजर मिलना बच्चों को बंद हो गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर आई ग्रोथ अंडर चेक। व्हेन पीपल एज तो उनकी आईज का कलर चेंज होना शुरू होता है, या तो थोड़ा फेड हो गया या ग्रे टिंट आ गया। तो व्हाट आर द फैक्टर्स कि जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, और कैन इट बी रिवर्स्ड और कंट्रोल्ड? जो आई है वो ड्राई हो रही है इतने हाई पोल्यूशन में, एंड एलर्जीज वगैरह बहुत बढ़ जाती हैं इस टाइम पे। स्टीरॉइड्स कैन हार्म योर आईज। 0 to 2 years ऑफ एज, नो स्क्रीन टाइम। पेरेंट को अपने बच्चे के साथ बैठ के देखना है कि वो क्या देख रहा है। What are the factors that can affect the health of retina? Is age also a factor? Diabetes and hypertension and high cholesterol levels, and the age is one of the factors which decrease the vision. The weakening of the retina with the age, and the vision gradually drops. हमारे रेटिना से पता चल जाता है कि कुछ एक स्पेसिफिक तरीके के ना वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे शेप कुछ स्पेसिफिक तरीके की बनी होती है जो हम देख के बता सकते हैं इस पेशेंट को अनीमिया हो रहा है। अगर ये हमारी जो आईलिड है ना, इसको अगर हम उठा के ऐसे रिवर्स करके देखते तो हमको वो ब्लैक पिगमेंटेशन उनकी अंडर वाली साइड पे भी दिखती है। दैट मीन्स कि आप अपनी आईज अच्छी तरह क्लीन नहीं कर रहे हैं। टिंटेड ग्लासेस फैशनेबल इन्फ्लुएंसर्स यूज करती हैं, तो इज इट सेफ फॉर द आईज? अगर आपकी आई में इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आपने उसको उतारना है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आप सो नहीं सकते हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो, तो ये कुछ प्रिकॉशंस के साथ दे आर फाइन। और अगर आपको रोज के काम में दिक्कत आ रही है ना, सो दैट इज द पॉइंट यू शुड गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड। अगर किसी को स्पेक्स रिमूव करानी है और उसकी एज अगर 18 से 40 साल के बीच में है, और आज के टाइम पे दिस इज द मोस्ट एडवांस सर्जरी जिसका नाम है। अगर मुझको अच्छा नहीं दिख रहा होता, मेरी आई में अभी भी रिकवरी नहीं हुई होती, क्या मैं ऑपरेट करता? Meet two highly skilled eye care experts who are changing lives with their expertise. Rohan Boriji, MBBS MS FPRS, is a cataract and refractive surgeon at Innocent Heart Hospital, Jalandhar. We have with us Dr. Saurabh Soodji, MBBS DOMS FVRS, is a cataract and vitero retina surgeon at Sood Eye Care Center, Jalandhar. Both the renowned specialists are known for handling complex retina and cataract cases with care, skill, and innovative solutions that help to preserve and restore vision. आजकल हम देखते हैं कि आईज के स्पेक्स हर बच्चे के लगे हुए हैं, पर अर्लियर केसेस वर नॉट लाइक दिस। पहले इतने स्पेक्स नहीं होते थे। सो व्हाट हैज सो फार चेंज्ड अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन टाइम? आजकल के टाइम पे आफ्टर कोविड स्पेशली मैं बात करूंगा, बिकॉज कोविड से पहले द रेशियो जिस तरीके के बच्चे या जिन्होंने चश्मे डाले होते थे हमारी ओपीडी के अंदर, दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20% डेली, डे टू डे बेसिस पे। जब से कोविड हुआ उसके बाद सबका स्क्रीन टाइम बढ़ा। पढ़ना तो ज़रूरी है ही है। गवर्नमेंट ने सोल्यूशंस निकाले कि यस हम इतनी देर स्टॉल नहीं कर सकते, तो स्क्रीन के बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस होनी शुरू हो गई। तो उसके हिसाब से और उसके बाद भी वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। और बच्चों का स्क्रीन टाइम वैसे ही बढ़ गया। स्क्रीन टाइम बढ़ा, वो ओपीडी 20% से 45 to 50% होगी जिनका स्पेक्स का नंबर इंक्रीज हुआ इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 years इन द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोविड। दूसरी चीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई, बाहर जाना बंद हो गया, सनलाइट एक्सपोजर मिलना बच्चों को बंद हो गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर आई ग्रोथ अंडर चेक। द सनलाइट एक्सपोजर, दैट इज विटामिन डी। सो स्क्रीन टाइम के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई, नियर वर्क बढ़ गया पास का, क्योंकि स्क्रीन आप इस ड्यूरेशन पे देते थे, इस डिस्टेंस पे। यूजुअली पेरेंट्स मोबाइल पे देते थे या लैपटॉप्स, तो वो इसी डिस्टेंस पे है, तो नियर वर्क और बढ़ गया। बच्चे बाहर नहीं जा रहे, कलरिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रीडिंग हैबिट्स उनकी और अच्छी हो गई, डेफिनेटली दैट इज अ गुड पॉइंट। बट इन ऑल, lack of outdoor activities, more of near work contributed to increase in the specs number of a child. एक हमारी ना इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस है, बच्चों की जो एक पेरेंट बॉडी है इंडिया की। सो उन्होंने ना एक सेट गाइडलाइंस दिए हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कितना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज। सो 0 to 2 years of age, no screen time. 2 to 5 years of age, less than 1 hour of screen time, and that too guarded. Guarded means कि पेरेंट को अपने बच्चे के साथ बैठ के देखना है कि वो क्या देख रहा है, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम कि बच्चे की दिमाग में क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है जिस तरह के आप उसको विजुअल इम्पल्सेस दे रहे हो। ठीक है, 5 to
12 years of age, less than 2 hours of screen time. So these are the guidelines which is set by the pediatricians of India. Okay, sir. I would like to know what are the factors that can affect the Health of retina. Is age also a factor? There are multiple factors, like the most common factors in North India is diabetes and hypertension and high cholesterol levels. And the age is one of the factors which decrease the vision. Like there's a condition called age-related macular degeneration. It's like the weakening of the retina with the age, and the vision gradually drops. It is usually of two types. One is the dry type, and in which we have to give supplements only and to strengthen the retina. And the other is the wet type, in which we have to inject drugs to stop the progression of the disease. So many a time it is observed that people face minor inconvenience in their vision, but they ignore it. So, as an expert, what will you suggest them? If there is a sudden decrease of vision or loss of vision, that has to be checked immediately. If there is a subtle sign like there is a distortion in vision, but the vision is clear, then it has to be checked immediately. These are the two, one major sign and one a subtle sign, which can cause long-term effects of the vision. तो इसमें 2-3 चीज़ें जो और हमें देखनी चाहिए हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आई के अंदर माइनर विजन प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं. द नंबर वन थिंग इज़ कि यू वोक अप इन द मॉर्निंग, यू आर ड्राइविंग, आपको सडनली छोटे छोटे मच्छर नज़र आने शुरू हो जाते हैं आंख के आगे, ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ जाते हैं कि वो उड़ रहे हैं, एंड दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर. दूसरी चीज़, आपको सडनली ऐसे लग रहा है कि आंख के आगे कोई कर्टन गिर रहा है, या आंख के आगे कोई ऐसी धुंधली सी चीज़ आ गई है, जाला सा आ गया है, यू आर रबिंग एंड इट्स नॉट गोइंग. सो दीज आर द साइंस यू शुड नॉट इग्नोर, कि ये साइंस है कि आपका रेटिना है, जो पर्दा है, वो फट रहा है, उसके अंदर कोई होल बन रहा है, या वो अपनी जगह जहाँ पर इट इज़ अटैच्ड, इट इज़ डिटैचिंग फ्रॉम दैट प्लेस. सो इट्स अ साइन. ये माइनर साइन नहीं है, इट्स अ मेजर साइन. और ये हम यूजुअली अपने व्यूअर्स को बता के चलते हैं, या अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा साइन देखे, इट्स एन इमरजेंसी, यू हैव टू गो टू योर नियरेस्ट आई हॉस्पिटल एंड गेट योर रेटिना चेक्ड. इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज़ को. Sir, as a retina expert, what are the solutions available for this thing? जो तो अगर तो फ्लोटर्स, जैसे डॉक्टर ने बताया कि जो फ्लोटर्स, जो काले काले निशान स्पॉट्स होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉर्मल. बट इन डायबिटिक्स दैट कुड बी अ सटल साइन ऑफ हेमरेज इनटू द आई. तो जो भी फ्लोटर्स होते हैं उन्हें हमें एक बार चेक करना ज़रूरी होता है. एंड टेयर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टेयर्स वगैरह भी हो जाते हैं एंड डिटैचमेंट्स के चांसेस होते हैं. तो किस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, उस डिपेंड करता है कि हम ट्रीटमेंट क्या उसको ऑफर कर रहे हैं. लाइक अगर तो सिंपल नॉर्मल फ्लोटर्स हैं तो रीअश्योरेंस दे के हम भेज देते हैं एंड उनको वार्निंग साइंस बता देते हैं कि अगर कुछ ऐसा लगे तो आपने दोबारा से हॉस्पिटल में इमीडिएटली आना है, इसको इग्नोर नहीं करना. अगर तो डायबिटीज़ की वजह से ब्लीडिंग हो रही है आई के अंदर, तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, एक तो इंजेक्शंस के फॉर्म में हम उसको ब्लीडिंग को रोकते हैं इमीडिएटली, एंड उसके बाद हमारे को लेज़र ऐड ऑन करना पड़ता है. लेज़र इज़ लाइक लाइट जो हम रेटिना के ऊपर स्पॉट्स लगा के एंड डिजीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं. अगर वो फ्लोटर्स जो टेयर की वजह से हैं और अभी डिटैचमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम उसको बैराज कर देते हैं. बैराज मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ बायोलॉजिकल वेल्डिंग. तो उसको एरिया को कन्फाइन कर देते हैं एंड बाकी एरिया से सेपरेट कर देते हैं कि जस्ट अगर इंक्रीज भी करता है टेयर तो विद इन लिमिट्स में रहे. एंड अगर डिटैचमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो फिर तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इसकी. कोई वर्स्ट केस, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल ऑफ केस जो आप लोगों ने सॉल्व किया हो? Recently we did a case. हमारे पास था एक केस कि डॉक्टर सूद के पास पेशेंट आया था आफ्टर दिवाली. पटाखा उसकी आंख में लगा और बहुत ही क्लोज लेवल से उसके लगा. तो उसका जो आंख का लेंस था, जैसे ही कोई ऐसी भयंकर चोट लगे ना, बहुत दर्दनाक चोट, तो लेंस तो हमारा कैटरैक्ट साथ के साथ बन जाता है. विद इन अ स्पैन ऑफ अ डे और 2 कैटरैक्ट बनना शुरू हो जाता है. वो लेंस उसका हिल गया था पूरा अपनी जगह से, एंड वो पीछे, मतलब
आई बॉल सबसे आगे हमारा कॉर्निया होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। फिर हमारा जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है उसे कहते हैं आइरिस। उसके सेंटर में एक होल होता है जो ब्लैक कलर का दिखता है यूजुअली, उसे कहते हैं प्यूपिल। उसके इमीडिएटली पीछे हमारा लेंस होता है आंख का, और लेंस के भी ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर्स पीछे जाके हमारा रेटिना आता है। सो उसके बीच में गैप होता है, वो फिल्ड होता है एक जेल से, उसको विट्रस कहते हैं। तो वो उसका लेंस विट्रस कैविटी में ऐसे फ्लोट कर रहा था, पीछे अपनी जगह से हिल गया था। लेंसेज अपनी जगह पे, ट्रैम्पोलिन देखा सबने, ट्रैम्पोलिन जैसे हर जगह से अटैच्ड है, तो लेंस भी वैसे ही फाइबर्स के साथ अपनी जगह पे टिका होता है। तो उसके वो सारे फाइबर्स टूट गए और वो पीछे गिर गया, एंड उसको ग्लोकोमा हो गया साथ के साथ। तो डॉक्टर सूद ने पहले ग्लोकोमा को सेटल किया। ग्लोकोमा सेटल करते करते हमको फॉर ऑलमोस्ट आवर ऑडियंस क्लैरिटी आप बता सकते हैं ग्लोकोमा क्या? काला मोतिया। काला मोतिया मतलब आंख का प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो डॉक्टर सूद ने पहले उसका 1 मंथ लगाया, हमने उसको प्रॉपर कंट्रोल किया, उसका प्रेशर लेके आए, ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल की जो आई में हुई थी विद ट्रॉमा। तो सारा कंट्रोल किया। जब वो सारा कुछ सेटल होना शुरू हुआ, हमको क्लैरिटी आंख के अंदर की दिखने लगी, तब पता चला कि उसका आइरिस भी फटा हुआ था, अपनी जगह से हिल गया था पूरा। कैटरैक्ट जो मोतिया था, लेंस था, वो पीछे गिरा हुआ था। सो व्हाट वी डिड वाज डॉक्टर सूद ने पहले सारा उसका, इट वाज अ मेजर सर्जरी, इट टुक अस ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 to 2 hours टू डू दैट सर्जरी। सो डॉक्टर सूद ने पहले उसका कैटरैक्ट सारा साफ किया पीछे से, रेटिना के पास देखा रेटिना इज एवरीथिंग, रेटिना सेटल्ड है कि नहीं, बिकॉज रेटिना कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि कैटरैक्ट ही आगे बहुत ज़्यादा डेंस था। तो रेटिना वॉज फाइन एंड एवरीथिंग। देन फिर डॉक्टर सूद ने कहा कि रोहन नाउ यू डू द थिंग। सो देन हमने उसका लेंस आंख के अंदर डाला। आंख का जो वाइट पार्ट है, इसको स्क्लेरा कहते हैं हम। तो हमने उसका जो आंख का लेंस है, हमने उस वाइट पार्ट के साथ अटैच किया, लाइक इट्स होल्डिंग ट्रैम्पोलिन की तरह। अगेन सूचर्स, बहुत माइक्रो सूचर्स होते हैं, पतले सूचर्स होते हैं, बाल से भी पतले होते हैं। तो वो हमने लगाया उसका। फिर जो आइरिस जहाँ जहाँ से उसका फटा हुआ था, हमने उसको रिपेयर किया। एंड टुडे, मतलब आज उस पेशेंट को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, एंड ही हैज़ रीगेन्ड 85% ऑफ हिज विजन। वो दोबारा विजन रिकवर हो जाता है जो? डिपेंड्स कि उसका रेटिना कैसा है चोट लगने के बाद। सो लकीली हिज रेटिना वाज फाइन, तो अभी 1 महीने में ही हैज रीगेन्ड बैक हिज 85 to 90% ऑफ द विजन। ही इज हैप्पी। सर आजकल स्क्रीन टाइम अवॉइड करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस दैट अ पर्सन कैन डू इन रेगुलर इंटरवल्स? सी देयर इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम मोर देन 5 hours है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल, इट्स अ रूल ऑफ 20 बट उनको याद रखना पेशेंट्स को या व्यूअर्स को। सो रूल ऑफ 20 कहता है कि आफ्टर एवरी 20 minutes टेक अ ब्रेक ऑफ 20 seconds एंड लुक 20 feet अवे। 20 फुट दूर देखना। उससे क्या होगा कि हम जो पास के डिस्टेंस पे बड़ी देर से स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो मसल्स आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ एकोमोडेट करके हम पास में देख रहे हैं। जब हम दूर देखेंगे वो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। अगर आप कोई जो हमारे लोग जिम जाते हैं, गर्ल्स बॉयज़ सारे जो जिम आजकल करते हैं, अगर कोई हम ज़्यादा वेट उठा लेते हैं तो अगले दिन क्या होता है, खलियाँ पड़ जाती हैं, मसल्स स्पैज़म में चले जाते हैं। सो सेम वेज आई की मसल्स के साथ भी सेम चीज़ होती है। जितना पास का काम करेंगे, मसल्स विल गो इन अ स्टेट ऑफ स्पैज़म विच विल लीड टू हेडेक एंड पेन इन द आईज, वाटरिंग आईज। इट्स अ विशियस साइकिल। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आईज को नेचुरली ऐसे नेचुरली डेवलप नहीं है कि वो पास का विजन देखे, इट इज मेंट फॉर No. Eyes are meant for near vision also up till age of 40-45. 40-45 तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट अगर आप कांस्टेंट काम करते रहोगे, रेगुलर यूजेज स्क्रीन्स की चलती रहेंगी 5 to 6 hours a day, इट विल लीड टू हेडेक। सो रूल ऑफ 20 यही कहता है, लुक आफ्टर एवरी 20 minutes टेक अ ब्रेक ऑफ 20 seconds, लुक 20 feet अवे। एंड साथ में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज करने बहुत ज़रूरी हैं, नॉर्मल ड्रॉप्स। सर आजकल ना फैशन बन चुका है, टिंटेड ग्लासेस फैशनेबल इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं, तो इज इट सेफ फॉर द आईज? अगर तो कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह अच्छी कंपनी के हैं तो दे आर सेफ, एंड बट विद द कॉशन कि अगर आपकी आई में इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आपने उसको उतारना है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आप सो नहीं सकते हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो, तो ये कुछ प्रिकॉशंस के साथ दे आर फाइन। Is there any kind of food that you would recommend? कि any kind of supplements or oil कि जिसे लेना चाहिए for better eye? सी हम दोनों की ना एक प्रैक्टिस है
कि हम अपने पेशेंट्स को मिनिमम मेडिसिन देते हैं, मिनिमम सप्लीमेंट्स देना पसंद करते हैं। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप जीरियाट्रिक पॉपुलेशन देखो, दे आर ऑलरेडी ऑन मेनी, जीरियाट्रिक मतलब जो 50 साल से ऊपर के एजेड पीपल हैं, तो वो ऑलरेडी काफ़ी उनकी मेडिसिन बिकॉज ऑफ देयर अदर बॉडी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन चल रही होती हैं। एंड वो अगर आई की भी आप सप्लीमेंटल कुछ और देना शुरू कर दो ना, दे थिंक कि डॉक्टर साहब ऑलरेडी इतनी मेडिसिन हम खा रहे हैं और मत दीजिए। तो हम दोनों एक ही चीज़ अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी डाइट अच्छी रखिए। डाइट में भी हम ना मेजरली प्रोटीन्स, कार्ब्स तो सारे ले ही रहे हैं, डे टू डे खा ही रहे हैं, तो हम मेजरली 4 वाइटामिन पे फोकस करते हैं, विटामिन ए, सी, डी एंड ई। सो अगर आपकी डाइट के अंदर ये चीज़ें हैं ना, और आई को जो वाइटामिन चाहिए वो ये हैं, ए, सी, डी एंड ई। तो ए आपको कैरेट्स या स्पिनच से मिल जाएगा, सी सिट्रस फ्रूट फैमिली जिसमें आप संतरे खाओ, किन्नू खाओ, और आजकल वैसे विंटर टाइम है तो लोग जूस पीना पसंद करते हैं, और उसमें अगर आप एक कैरेट भी डाल लो, एप्पल भी डाल लो और धूप में बैठ के पियो, तो ए, सी, डी और ई सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो दैट वेज। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो, सो यू गो फॉर फिश, सनफ्लावर सीड्स। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो फिश खा ले, तो उसको विटामिन ई मिल जाएगा। सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकली, एवोकाडो, सो एवरीथिंग इज कवर्ड। बच्चों के लिए भी सेम चीज़ है। ओके सर, मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है कि कहा जाता है कि अगर आप बेयरफुट वॉक करें, नंगे पैर अगर घास पर चले, तो इससे आंखों का विजन अच्छा होता है। इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? नहीं, इट इज़ अ मिथ। विजन ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट अगर आप घास पे चलते हो एंड तो आपके जो हेल्थ है वो अच्छी होती है, एंड आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होते हो, तो वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है आपकी जनरल हेल्थ में रादर देन आपकी आई साइट तेज करने में। तो ये वहाँ से भी मिथ आप कह सकते हो ना कि आप धूप में चल रहे हो तो सर विटामिन डी मिल रहा है आपको। गॉट इट? अगर आप सुबह के टाइम पे चल रहे हो, रात के टाइम पे नहीं। या सर, एक चीज अक्सर देखी गई है कि व्हेन पीपल एज, तो उनकी आईज का कलर चेंज होना शुरू होता है, या तो थोड़ा फेड हो गया या ग्रे टिंट आ गया। तो व्हाट आर द फैक्टर्स कि जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, और कैन इट बी रिवर्स्ड और कंट्रोल्ड? देखिए, जो आप कलर चेंज की बात कर रहे हो वो नॉर्मली आयरिस लेवल पे नहीं होती है, वो कॉर्निया लेवल पे होती है थोड़ी सी, है ना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्कस सैनलिस, जो हमारे ब्लैक पोर्शन और वाइट पोर्शन के बीच में एक रिंग क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, जो स्टार्ट होती है ऊपर से एंड नीचे से, एंड वो सराउंड कर जाती है। जब वो पूरी सराउंड कर जाती है तो वो स्टॉप हो जाती है। तो ये कोई हार्मलेस कंडीशन है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है जो एज के साथ आता है। बट अगर यही प्रोसेस जो है यंग एज में आना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे को कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड प्रोफाइल वगैरह करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में ये यंग एज में भी बन जाते हैं। बट इट इज़ इरिवर्सिबल, बट इसका कोई हार्म भी नहीं है। मुझे आप लोगों की बात से लग रहा है कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे आपने भी हाइपरटेंशन का नाम लिया, डायबिटीज का नाम लिया, तो ऐसी कौन कौन सी और डिजीजेस हैं जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइज पर पड़ता है? बहुत सारी हैं। अगर किसी को चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक है, तो डेफिनेटली वो पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहा होगा। स्टीरॉइड्स कैन हार्म योर आइज, बट हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो अगर कोई बंदा स्टीरॉइड्स ले रहा है और उसको काफ़ी लंबी समय से ले रहा है, तो एवरी 6 months to 1 year उसको अपनी आइज़ चेक करानी चाहिए प्रेशर के लिए, और कैटरैक्ट ना बने। ठीक है। साथ के साथ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की हमने बात कर ली। काफ़ी सारी और भी बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से मैं कहूँ, कुछ हमारी ब्लड की प्रॉब्लम होती है, अनीमियाज कुछ ऐसे होते हैं जो हमको हमारे रेटिना से पता चल जाता है कि कुछ एक स्पेसिफिक तरीके के ना वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे शेप कुछ स्पेसिफिक तरीके की बनी होती है, जो हम देख के बता सकते हैं इस पेशेंट को अनीमिया हो रहा है, चाहे उसको ब्लड का है या वाइट ब्लड सेल्स का है, रेड ब्लड। हमारे ब्लड के भी काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमारे व्यूअर्स उससे कंफ्यूज ना हो जाए, तो सिंपल लैंग्वेज में ब्लड के कैंसर भी हमको आंखों से पता चल सकते हैं। स्टीरॉयड का आंखों से पता चल सकता है कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा। डायबिटीज़ बॉडी में सेट इन होने से पहले भी अगर किसी को नहीं पता चल रहा, हमको उसके आंखों के पर्दे से पता चल सकता है। सिर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को चोट लगी है, उसको नहीं पता चला आज तक कि वो ठीक है, बट प्रेशर बढ़ रहा है, हल्की हल्की पेन हो रही है सिर में, हमको आंखों से पता चल सकता है उसकी ऑप्टिक नर्व देख के कि वो प्रेशर ऊपर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ। बहुत छोटी छोटी सटल चीज़ें और हैं जो हम सीधा पर्दे से देख के बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हम सीधा आइज़ के अंदर कभी कभी एकदम सेट इन कर जाती हैं कि वो बच जाता है कि हाँ भाई वो भी प्रॉब्लम इसको हो सकती है।
सो मैनी थिंग्स. बहुत एक कॉमन कंडीशन है आर्थराइटिस. आर्थराइटिस का बहुत कॉमनली इफेक्ट होता है आइज़ में. बहुत कॉमन इफेक्ट है, ड्राइनेस हो जाती है उससे. एंड जो आर्थराइटिस से जितने ड्यूरेशन ऑफ आर्थराइटिस रहती है तो वो ड्राइनेस सेट इन करनी स्टार्ट हो जाती है. तो कोई जो अर्ली लोग आ जाते हैं ड्राइनेस आर्थराइटिस के लिए, इन जनरल हिस्ट्री लेते टाइम पता चल जाता है, तो उनको हम बता देते हैं कि ये लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, ये आपने डालते ही रहने हैं. क्योंकि ड्राइनेस कईयों की इतनी सिवियर हो जाती है कि जख्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो आर्थराइटिस में कुछ टैबलेट्स भी यूज़ होती हैं जिसके लिए हमारे को रेटिना पे उसका साइड इफेक्ट देखना होता है. तो ये जो सिस्टेमिक कंडीशंस है, जो बॉडी की कंडीशंस हैं, उसका भी बहुत सारा इफेक्ट आइज़ के थ्रू हमारे को पता चल जाता है. इलेबोरेट कर देते हैं 3-4 चीज़ें और. ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, सार्कोइडोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. विल यू थोड़ा सा आप इसको? हाँ, टीबी तो सबको पता ही जी है. जी जी. सार्कोइडोसिस भी टीबी की एक तरह की फॉर्म कह लो, कुछ है वो चेस्ट में होती है, बट हाँ बॉडी के अंदर कहीं पर भी हो सकती है. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मतलब उसका ये होता है कि पीठ की दर्द बहुत ज़्यादा सिवियर होती है पीछे की, तो उसमें ना बैम्बू स्पाइन बन जाती है. स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है, पूरी चिपक जाती है, सीधी स्टिफ हो जाती है, आप बेंड वगैरह भी नहीं कर सकते उसमें. तो वो चीज़ें भी उस वहाँ पे सेट इन होने से पहले हमको आंख से पता चल सकता है. सो काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं और ये हमको आई से डिटेक्ट हो सकती हैं. सर, लोगों की एक हैबिट होती है कि सुबह सुबह उठकर कॉपर कप्स यूज करते हैं आईज को वॉश करने के लिए, या फिर रिफ्रेशिंग वाटर से उनकी आदत होती है कि आंखों को 2-3 बार धोना है. हाउ मच विल यू रिकमेंड दिस थिंग? धो तो सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है, बट धोने के बाद विगरसली रब ना करें. पानी तो आपका एक साफ हो, दैट यू हैव टू चेक कि यू गेट योर टैंक्स क्लीन एंड एवरीथिंग. वाटर शुड बी क्लीन, यू कैन स्प्लैश वाटर, बट एडेड कप्स को रख के किसी प्रेशर के साथ उसको वॉश करना, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बिकॉज जितना ज़्यादा वॉश करोगे उतने ज़्यादा जो आई के टीयर्स हैं उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जो फ्लूइड है उसको आप जितना वॉश करोगे दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर आईज ओनली. सेकेंड थिंग, जब आप वॉश कर रहे होते हो आई को, तो नॉर्मली जो आपकी टीयर फिल्म होती है वो वॉश आउट होनी स्टार्ट हो जाती है. तो नेचुरल हमारी टीयर फिल्म में 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें एक अंदर की लेयर होती है जो आई के साथ नेचर ने उसको रखा हुआ है ऐसा कि वो चिपक जाए उसके साथ. बीच की लेयर एक्वस लेयर होती है, एंड बाहर की लेयर जो क्योंकि एनवायरनमेंट से होती है वो इस तरह की बनी होती है कि वो इवेपोरेट जल्दी ना हो. तो एक नेचुरल टेयर्स में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. तो जब आप वाटर के साथ, कप्स के साथ ऐसे करते हो तो आप नेचुरल टीयर्स को वॉश आउट कर रहे हो, एंड थोड़ी देर के लिए आपके जो वाटर है वो आंख के अंदर लेयर बना देता है, बट वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है. तो उससे क्या होता है कि लोगों को उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है जब तक वाटर रहता है, क्योंकि एक वो लेयर बना देता है, और क्योंकि वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है तो उसके बाद एकदम से जलन स्टार्ट होती है, क्योंकि उतनी देर में टीयर फिल्म इतनी बनी नहीं होती है ना, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा रेगुलराइज होने में. एंड फिर वो दोबारा से करते हैं एंड उनको दोबारा से जलन स्टार्ट हो जाती है. तो ये विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है जिससे ड्राइनेस सेट इन करनी स्टार्ट कर देती है जो वनरेबल पेशेंट्स होते हैं. सर, लाइट्स का भी कुछ फर्क होता है क्या कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है आईज के ऊपर? सम आर हार्मफुल, सम आर नॉट हार्मफुल. क्या ये है? या थोड़ा सा होता है. तो इसमें बेसिकली क्या है कि ऑल लाइट्स आर नॉट हार्मफुल. ब्लू लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आईज ऑल्सो, बिकॉज वो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है. हमारे बॉडी के अंदर जब हमने सोना है ना, तो हमको एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है मेलेटोनिन. वो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है. तो दैट ब्लू लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो यूजली क्या है कि रेड लाइट्स होगी, और ब्लू में भी अल्ट्रा वायलेट के भी काफ़ी ग्रेड्स आते हैं, जो तभी आजकल स्पेक्स बननी शुरू हो गई हैं जो क्या कहते हैं ब्लू ब्लॉकिंग लाइट, यूवी लाइट, उसको फिल्टर करने के लिए. और सारी ब्लू लाइट हार्मफुल नहीं है. तो इसीलिए वो ब्लू कुछ इस वेवलेंथ की ब्लॉक कर देता है कि विच वन इज रिक्वायर्ड फॉर द आईज, दैट ओनली पासिस इन द आई, और बाकी सारी लाइट्स को फिल्टर कर देता है. और अगर स्पेक्स ना भी बनाए तो हमारी जो लेंस है ना आंख का, उसके अंदर नेचुरल कैपेसिटी है सारी हार्मफुल रेज को फिल्टर आउट करने की. तभी जब कैटरैक्ट बनता है तो लेंस का कलर चेंज होना शुरू होता है, बिकॉज उसने काफ़ी चीज़ें एब्जॉर्ब ऑलरेडी कर चुका होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स डीनेचुरेट कर रहे होते हैं और लेंस का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है. सो साइंटिफिक कोई अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई कि ब्लू ब्लॉकिंग लाइट वाले लेंसेज जो हैं वो एक्चुअली हेल्पफुल हैं आपकी आइज़ के लिए, बिकॉज आंख का लेंस ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी रखता है आंख के अंदर जो लेंस है. बट येस, अगर आपको सब्जेक्टिव हैप्पीनेस मिल रही है वो डाल के, यू फील कि आपके सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं, यू कैन वेयर. ओके सर,
एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट किस तरीके से आइस पर इफेक्ट करता है. AQI हो गया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गए, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम विंटर्स, क्या इसका भी कुछ आइस पर इफेक्ट पड़ता है? देखिए डायरेक्टली क्योंकि आइज एक्सपोज्ड हैं टू द ये वेदर वगैरह, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को आती है ना वो जलन की एंड रेडनेस की आती है. तो जलन और रेडनेस ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो आई है वो ड्राई हो रही है इतने हाई पोल्यूशन में, एंड एलर्जीज़ वगैरह बहुत बढ़ जाती हैं उस टाइम पे. तो इसमें जो तो ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे AQI बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनको कांस्टेंट लुब्रिकेशंस की ज़रूरत होती है ताकि एक तो वो आई को सूद कर सकें, सेकंड जो भी आई के साथ कांटेक्ट बना रहे हैं ये पॉल्यूटेंट्स वो वॉश आउट हो सकें. तो इनका दो रोल्स होते हैं ये लुब्रिकेंट्स के. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें जब तक वो बहुत ज़्यादा जो AQI है वो बैड है. कोई एक लुब्रिकेंट आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जो हर कोई यूज कर सके? सी लुब्रिकेंट्स आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, बट डोंट स्टार्ट यूजिंग विदाउट कंसल्टिंग योर आई डॉक्टर. जो नॉर्मल एक सॉल्ट है ना वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज. वो हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. बट अगर आपको रेडनेस है, इरिटेशन है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेनी है और फिर ही आपने डालनी शुरू करनी है. बिकॉज कभी कभी ना ओवर द काउंटर आपको ऐसी ड्रॉप ले लेते हैं जो अल्टीमेटली आपको हार्मफुल, आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल होती हैं. सो वो नहीं चाहते कि हम हो किसी के साथ. सर कॉस्मेटिक्स लोग यूज करते हैं, काजल और आईलाइनर, मस्कारा, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं. क्या रेगुलर यूसेज से फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड इसका कुछ इफेक्ट होता है आइज पर? अगर आप यूज़ कर रहे हैं आप करें, बट उसको उतार के सोए भी. अगर आप प्रॉपरली आइज़ को क्लीन करें, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप सपोज जो हमारे काजल है, मस्कारा है जो आप यूज़ करते हैं, आईलाइनर्स हैं, अगर कोई फीमेल आती है हमको आई OPD में चेक कराने को, तो अगर ये हमारी जो आईलिड है ना, इसको अगर हम उठा के ऐसे रिवर्स करके देखते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स कहते हैं कि हमको इरिटेशन बहुत हो रही है, तो हमको वो ब्लैक पिगमेंटेशन उनकी अंडर वाली साइड पे भी दिखती है. दैट मीन्स कि आप अपनी आईज अच्छी तरह क्लीन नहीं कर रहे हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लगाएं उसको लगाओ, उसमें कोई हार्म नहीं है, बट यू हैव टू क्लीन योर आईज एज वेल. टेक नेचुरल केयर, प्रॉपरली क्लेंस विद वट एवर क्लेंजर यू हैव, वॉश करके क्लीन करना चाहते हैं पानी के साथ, बट डू क्लीन इट. ओके सर, एक और मिथ है कि लाइक जनरेशंस हैव यूज्ड दिस कि छोटे बच्चों को काजल लगाया जाता है, बट अब ये डिस्कशन शुरू हुआ है कि इट इज नॉट सेफ फॉर आइज एंड इट शुड बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? बिल्कुल कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. काजल के साथ ना बच्चों को आंखों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस. वो भी बहुत भयंकर वाले बच्चों का. अगर देखा होगा बच्चा पैदा होता है, काजल लगाना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, रेड होनी शुरू हो जाती है आई. सो वो साइन है इन्फेक्शन का. बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए. जितने भी हमारे पेशेंट्स आते हैं मैं तो उनको सीधा ये एडवाइस करता हूँ. इवन आई थिंक डॉक्टर सूद भी यही कहते हैं. सर एक फैशन चल पड़ा है कि कॉस्मेटिक आइरिस इम्प्लांटेशन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, हाउ सेफ इज इट फॉर आइज और क्या ये किया जा सकता है? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? देखो आइरिस इम्प्लांट्स जो हैं कुछ कंट्रीज़ में हो रहे हैं, बट ये अप्रूव नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं. जो नेचुरल कलर है आई का, बस वही जो है वो जो भगवान ने दिया है बस उसी को कंटिन्यू करना है. ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आते हैं आपके, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, आप वो थोड़ी देर के लिए डाल सकते हो, है ना, बट आइरिस इम्प्लांट्स आर बिग नो. इसमें होता क्या है, आंख के अंदर एक स्पेसिफिक, सपोज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये कॉर्निया, ये आइरिस है, उसके पीछे लेंस है. आइरिस, जो आइरिस इम्प्लांट है ना, ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में डलता है. ठीक है, पहले तो हम इसका देखते हैं कि इस दोनों के बीच में जगह कितनी है, डाला जा सकता है कि नहीं जा सकता. दूसरी चीज़, उसका प्रॉपर साइज लिया गया है कि नहीं लिया गया. साइज में 19-20 भी हुआ, आपको काला मोतिया, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लॉकोमा होने के चांसेस एकदम हाई है. प्रेशर बढ़ सकता है, आगे जाके कैटरैक्ट भी जल्दी बन सकता है. आपका जो कॉर्निया है ना वो वीक हो सकता है. और सो इट्स मोर हार्म रादर देन समथिंग गुड. तो जैसे डॉक्टर सूद ने बताया कि जो हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, यू कैन वेयर दैट, वो हार्मलेस है अगर आप अब उसको प्रॉपर टेक केयर रख रहे हो. तो रादर देन गोइंग फॉर कॉस्मेटिक आइरिस इम्प्लांट्स, जो आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज है, फिजिबल ऑप्शन, सेफ ऑप्शन. सर एक बार आप हमारे ऑडियंस के लिए सिंपल वर्ड्स में कि कैटरैक्ट एक्चुअली होता क्या है? कैटरैक्ट है लेंस का धुंधला होना. आंख का जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला हो रहा है, तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में कैटरैक्ट कहते हैं. काफ़ी कॉजेज़ हैं.
आजकल एज इज़ नो बार, बिकॉज हमारी ओपीडी में कोई 5 साल का बच्चा कैटरैक्ट है, किसी को 2 साल के बच्चे को है, 16 साल का, यूजली 50 के ऊपर कहते हैं कि होता है, सबको एज के साथ होता है, बट या सर्टन बॉडी की प्रॉब्लम्स, अगर डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, वो फास्ट हो सकता है, जल्दी बन सकता है अगर कंट्रोल में नहीं है। तो इसका एक सिंपल इलाज है, और वो इलाज का सवाल हम पूछते हैं और जवाब हमको हमारा पेशेंट देता है। वो सवाल क्या है? क्या आपको अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में काम करने में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं? दिस इज़ द क्वेश्चन। किसी को भी कैटरैक्ट है उसको अपने पूछना चाहिए। अगर उसको 1% कैटरैक्ट भी हो या 20% कैटरैक्ट भी हो, 5%, 40-50% हो, तो हम ही बोल देंगे कि भैया आपको अब ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अगर आपको 1% है, 5% है, 10% कैटरैक्ट है, और अगर आपको रोज़ के काम में दिक्कत आ रही है ना, सो दैट इज़ द पॉइंट, यू शुड गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड। ओके, स्मोकिंग और अल्कोहल, क्या इसका भी कुछ आइज पर इम्पैक्ट होता है? स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो है, जो आप देसी अल्कोहल होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो एक कंडीशन कर देती है टॉक्सिक न्यूरोपैथी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, जो आई और ब्रेन को आपस में जोड़ती है, जो लाइट लेके जाती है हमारे ब्रेन की तरफ, उस पर इफेक्ट आ जाता है, एंड वो कंप्लीट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कर देती है, और उसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो टबैको अगर बहुत ज़्यादा लिया जाए तब आँखों पे असर करता है। तो ये जस्ट उसमें चाहिए, मॉडरेशन में चाहिए। ओके सर, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है हर फील्ड में, तो इस फील्ड में आईज में ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप हुई ओवर द पीरियड? सी, जो टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में किसी भी सेक्टर में आती है तो उसमें अच्छी R&D चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो क्या करते हैं कि कोई और कंपनी अपनी मशीन लेके आई है, उसी के बेसिस पे अपनी मशीन बनाते हैं, और उसी टेक्नोलॉजी को कोई नया नाम दे दे अगर, तो वो कहते हैं कि ये सबसे नई टेक्नोलॉजी है। बट ये नहीं कोई मानता कि हाँ, हमने पेरेंट टेक्नोलॉजी क्या थी, क्या वो काम सेम कर रही है कि नहीं कर रही। सो आई में अगर आप प्लेन स्पेक्स रिमूवल की बात करें, सो सिर्फ 3 तरह की सर्जरी है, बेसिकली 4 तरह की कह लीजिए। नंबर 1 इज PRK। इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा तो लोगों को याद नहीं रहेगी, सो जस्ट याद रखें PRK। जैसे अगर आप स्किन पे एक निशान लगाते हैं, कोई कट लगता है, तो वो अपने आप हील कर जाता है 7 डेज में। सेम वेज अगर किसी को स्पेक्स रिमूव करानी है और उसकी एज अगर 18 से 40 साल के बीच में है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉर्निया है उसकी ऊपर वाली लेयर को हम ऐसे रिमूव कर देते हैं, लेज़र फायर करते हैं जितना आपका स्पेक्स का नंबर है, और एक कॉन्टैक्ट लेंस ऊपर रख देते हैं। वो हिस्सा अपने आप हील कर जाता है विद इन 3 डेज। कॉन्टैक्ट लेंस आपका निकाल देते हैं, एंड यू हैव अ गुड विजन, क्लियर विजन। इसमें रिकवरी टेक्स अ वीक टू 2 वीक्स अच्छी विजन के लिए, बट सम पेशेंट्स का ऑपरेशन यही हो सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट सर्जरी जो आई थी, ठीक है। सेकंड इज लैसिक। हर एक ने नाम सुना होगा कि लैसिक लेजर एक सर्जरी है। इसमें क्या करते हैं, सपोज दिस इज कॉर्निया, हमने फर्स्ट सर्जरी में लेयर पूरी निकाली थी, इसमें लेयर नहीं निकालते। इसमें क्या करते हैं, हम 300 मिलीमीटर्स उसको कट कर देते हैं, 300 डिग्रीज ऐसे फ्लैप बना देते हैं दरवाजा। तो इसमें हम लेजर फायर करेंगे और इसको वापस रख देंगे, इसमें कॉन्टैक्ट लेंस रखने की जरूरत नहीं है। इसके कई नाम आ गए हैं, कई मशीन्स आ गई हैं जो ये सर्जरी कर रही हैं, और हर एक कंपनी की डिफरेंट नाम है। कोई वेव लाइट इनोवाइस है, हाँ, उसके अंदर एक स्कैनिंग मशीन एक्स्ट्रा होती है। कोई कॉन्ट्यूरा है, वो उसमें एक स्कैनिंग मशीन एक्स्ट्रा होती है, बट द सर्जरी इज द सेम। वो एक लैसिक प्रोसीजर ही है, चाहे किसी और कंपनी की मशीन कर रही है। सो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड सर्जरी जो सबसे लेटेस्ट आई मार्केट में, दैट इज लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी, और उसका नाम जब जिसने सबसे पहले शुरू किया वो जाइस कंपनी थी। उसका पेटेंटेड नेम है स्माइल, स्माइल के नाम से। सो वो सर्जरी आई, उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये कॉर्निया, उसने कोई कट नहीं ऐसे बड़ा देना, उसने सिर्फ 2 मिलीमीटर का कट देना, हार्डली इतना सा कट दिया, लेजर फायर किया, अंदर से उसने स्पेक्स का नंबर निकाला, इसके बीच में से स्पेक्स का नंबर निकाला, छोटा सा कट है, यहाँ से हमने उसको बाहर निकाल दिया, बस दैट इज। और आज के टाइम पे दिस इज द मोस्ट एडवांस सर्जरी जिसका नाम है स्माइल प्रो, एंड इट टेक्स ओनली 8 seconds फॉर द लेजर। कैन यू बीट दैट? 8 seconds, and I got the same surgery done 5 months ago. Same surgery, and सर्जरी के 2 दिन बाद मैं पेशेंट्स की सर्जरीज कर रहा था। सो दिस टेल्स अस अबाउट द रिकवरी, सेफ्टी। अगर मुझको अच्छा नहीं दिख रहा होता,
मेरी आई में अभी भी रिकवरी नहीं हुई होती, क्या मैं ऑपरेट करता? Nobody wants to play with his own eyes as well as the patient eyes. So this tells us about the recovery. And last option, अगर ये तीनों लेजर नहीं हो सकती, that is जो आपने कॉन्टैक्ट लेंस स्टार्टिंग में बात करी, वो हम कॉन्टैक्ट लेंस आंख के अंदर रख देते हैं सो दैट आपको रोज निकालने उतारने का झंझट खत्म हो जाए, उसे कहते हैं ICL. अगर किसी का लेजर नहीं हो सकता जिसका नंबर बहुत ज़्यादा हो, 10 नंबर से ऊपर, 8 नंबर से ऊपर, और उसकी जो कॉर्निया है पुतली, क्योंकि कोई भी लेजर होता ना आंख के फ्रंट सर्फेस पे होना, कहीं और नहीं होना, ठीक है. एंड फिर हम ICL का ऑप्शन देते हैं. सो स्माइल प्रो इज द लेटेस्ट वन एंड द सेफेस्ट वन, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज इसी की हुई हैं, एंड दैट इज मोर देन 20 मिलियन आईज ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच टेल्स अस कितना सेफ प्रोसीजर है ये. या सर थोड़ा कॉस्ट का अगर आप बता सकते हैं. सी कॉस्ट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी. वो हर एक का आपको पता ही है कि मैक्सिमम जो हमारे सेंटर पे हम करते हैं, वी डू दिस स्माइल प्रो. हमारे पास जो सर्जरीज है ना वो 35-40,000 से शुरू, अगर आपने स्पेक्स रिमूव करवानी है, एंड इट गोज अप टिल 1,30,000 फॉर बोथ द आइज. सो ये जो प्राइस है बोथ द आइज का इंक्लूड करके है. रेंज ये है, उसके बीच के अंदर 4-5 तरह की सर्जरीज है. और पहली बात, कोई सर्जरी बुरी नहीं है. किसी की आई में एक तरह की ही सर्जरी हो सकती है, और सर्जरी से पहले हमको एक स्कैन करना पड़ता है फ्रंट पार्ट का. अगर स्कैनिंग ठीक है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, कोई फीमेल्स हैं, दोज हु आर प्रेग्नेंट, वो नहीं करवा सकती. जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो नहीं करवा सकते. अगर आप स्किन मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो पहले आपको कुछ एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, वी चेक, अगर आप यूज़ कर रहे हो वो हम बंद करवाते हैं फॉर 5 to 6 months, फिर हम सर्जरी करते हैं. नंबर आपका स्टेबल होना चाहिए मिनिमम फॉर 1 year. अगर फ्लक्चुएट करता है हम सर्जरी नहीं करते. डायबिटिक हो, कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं करेंगे. सो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो ये सारी चीज़ें ना देख के ही हम प्लान करते हैं. Okay, sir. Any advice that you want to give to our audience as an eye expert? Control your diabetes and hypertension and take care of your eyes. So one advice, please get a checkup done once in 1 year. 2 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, 80 साल का कोई भी हो, साल में एक बार आई ज़रूर चेक करवाएं. बिकॉज जो हिडन आई प्रॉब्लम्स जैसे हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी कुछ आपकी आई से ही पता चल जाता है. जैसे हम कहते हैं ना, आईज आर विंडोज टू द सोल, यही कहते हैं. सो दैट इज़ वाई. सो हमको आईज चेक करना बहुत ज़रूरी है. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस हियर. आपने बहुत सारे मिस्ट को बर्स्ट किया, आपने बहुत सारी नई चीजें बताई जो हमारे ऑडियंस को मुझे लगता है कि शायद पहले नहीं बताऊंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस.